हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हमारा राग का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और पिछले वीडियो में हमने भैरव राग के विषय में जाना था। आइए आज हम एक बिल्कुल नए राग के विषय में जानते हैं जिसका नाम है बागेश्री। जब भी किसी राग का परिचय लिखते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि 8 पॉइंट लिख लीजिए जिससे कि आपको डिटेल बनाने में बड़ी आसानी रहेगी। तो आप इस तरह से पॉइंट लिखिए: राग, थाट, वादी, संवादी, वर्जित स्वर, फिर लिखिए जाति, फिर लिखिए विकृत स्वर और लास्ट में लिखिए गायन समय। इस तरह से आप 8 पॉइंट बना लीजिए। इन 8 पॉइंट के सहायता से आपको पैराग्राफ बनाने में बड़ी आसानी होगी। तो और याद करनी बड़ी आसानी होती है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपको राग का परिचय शॉर्ट टाइम में याद करना है तो ये 8 पॉइंट देख के बड़ी आसानी से, और जो एक्स्ट्रा बातें हम ऐड करते हैं पैराग्राफ में उनको भी आप एज ए पॉइंट आप लिख के रख लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। बस आइए तो राग का नाम लिखते हैं। सबसे पहले राग का नाम है बागेश्री। राग का क्या नाम है? राग बागेश्री, जिसका थाट है काफी। कुछ बच्चे कॉफी समझ लेते हैं, कॉफी अलग होता है और यह है काफी। इस राग का वादी स्वर मा यानी मध्यम, संवादी स्वर स यानी षड्ज है। अब बारी आती है जाति और वर्जित स्वर के विषय में। और मैं कल भी बता चुका हूं कि वादी और संवादी के स्वर के आसपास ही पूरा राग घूमता है। तो आइए अब बात करते हैं वर्जित स्वर और जाति के विषय में। तो वर्जित स्वर जो है इस राग के आरोह में रे पा, इस राग के आरोह में रे पा, तो आप वर्जित स्वर लिखेंगे आरोह में रे पा। अगर आपने रे पा लिखकर छोड़ दिया तो दोनों साइड माना जाएगा। अगर आपने केवल रे पा लिख दिया तो माना जाएगा कि दोनों साइड रे पा वर्जित है। और अगर आपने यहां लिख दिया आरोह में रे पा और अगला कोई डायरेक्शन आपने नहीं दिया तो ये अंडरस्टूड होगा कि अवरोह में पूरे 7 स्वर लगेंगे। तो इसका मतलब इस राग की जाति हो गई ओढ़व संपूर्ण। क्या जाति हो गई? ओढ़व संपूर्ण। ओढ़व संपूर्ण क्यों हो गई? रेपा हटने से 7 में से 2 स्वर हट गए तो 5 रह गए और 5 स्वर वाली जाति को हम कहते हैं ओढ़व। अवरोह में पूरे 7 लग रहे हैं इसलिए हम उसको बोल रहे हैं संपूर्ण। तो आरोह अवरोह मिला के तब जाके एक पूर्ण जाति बनती है। दोनों पार्ट बोलने पड़ते हैं। तो ओढ़व संपूर्ण इस राग की जाति है। अब बात आती है विकृत स्वर की। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो बच्चे थाट याद कर लेते हैं 10, उनको विकृत स्वर याद करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो आइए हम विकृत स्वर के बारे में बात करते हैं। तो काफी थाट है और काफी थाट में गा, नी, गा और नी स्वर कोमल प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा बाकी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। तो गा नी कोमल कर दिया हमने। अब बारी आती है सब गायन समय। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि गायन समय में निश्चित समय में गाने से राग का थोड़ा सा आनंद बढ़ जाता है। और अगर हम विदाउट टाइमिंग के गाएं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप गा सकते हैं। लेकिन आनंद की बात है सारी, और बिना आनंद के इंसान कोई भी काम नहीं करता है। तो आनंद आना चाहिए चाहे वो किसी भी टाइम आए। रियल में इस राग का गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर माना गया है। अब ध्यान रखना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रहर ये दिन में भी होते हैं
और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रहर ये रात में भी होते हैं। तो इस रात का गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर रखा गया है, तो इस बात को आप ध्यान रखें। इसके बाद आपको यहां पर लिखना है राग परिचय। अब मैं पहले बता चुका हूं कि राग परिचय में आपको क्या करना है, इन्हीं बातों को सबसे पहले पैराग्राफ स्टाइल में ऐड करना है कि राग बागेश्वरी काफी थाट से उत्पन्न हुआ है। आपको लिखना है राग बागेश्वरी काफी थाट से उत्पन्न हुआ है। इस राग में वादी स्वर मध्यम, मैंने पहले बताया था कि यहां पर अगर मां और सा लिखा है तो आपको पैराग्राफ में इन स्वरों के शास्त्रीय नाम लिखने होंगे, षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। तो अभी हम मां यूज कर रहे तो मां को बोलते हैं मध्यम, सा यूज कर रहे तो सा को बोलते हैं षडज। तो इस राग का वादी स्वर मध्यम तथा संवादी स्वर षडज को माना गया है। आप जब लिखेंगे तो आपको इस तरह से मध्यम लिखना है और इस तरह से षडज लिखना है। मध्यम और संवादी स्वर षडज को माना गया है। इस राग के आरोह में ऋषभ व पंचम स्वर को वर्जित रखा गया है तथा अवरोह में पूरे 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस राग की जाति औडव संपूर्ण मानी जाती है। अब देखिए वर्जित और जाति दोनों मैंने आगे पीछे क्यों लिखे कि जिससे वर्जित होगा उसी से तय हुआ जाति। वर्जित की वजह से ही जाति तय होती है, वर्जित नहीं है तो संपूर्ण होता, वर्जित है तो ये जाति बन गई। अब किस साइड में वर्जित है ये भी यही तय हो गया था कि आरोह में रेपा वर्जित है, यानी 2 स्वर वर्जित हैं, 2 स्वर वर्जित है तो औडव जाति, और दूसरी साइड में कोई स्वर वर्जित नहीं था इसलिए संपूर्ण जाति। तो क्या लिखेंगे, इस राग के आरोह में ऋषभ तथा पंचम स्वर को वर्जित रखा गया है तथा अवरोह में पूरे 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस राग की जाति औडव संपूर्ण मानी गई है, औडव संपूर्ण। अब बात आती है विकृत स्वर की, तो हमें थाट के अकॉर्डिंग लिखना है कि इस राग में गंधार तथा निषाद स्वर को कोमल रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके 2 प्रयोग हो गए गंधार और निषाद के, कि शुद्ध गंधार भी होता है, शुद्ध निषाद भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर उनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हम कौन से रूप का प्रयोग कर रहे हैं, उनके कोमल रूप का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, इस राग में कोमल गंधार तथा कोमल निषाद का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बाकी सभी स्वर शुद्ध रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब आती है बारी राग इसके गायन समय की। तो गायन समय बात करते हैं कि इस राग को रात्रि के दूसरे प्रहर में गाया बजाया जाता है। तो इस प्रकार से आप पैराग्राफ बना लेंगे। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा बातें अगर आप ऐड करते हैं तो उसका इंप्रेशन अलग पड़ता है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है तो आपको नंबरिंग भी अच्छी मिलती है। तो हमेशा याद रखो पैराग्राफ को आपने इसके अकॉर्डिंग बनाया है। अब आपको पैराग्राफ में कुछ ऐसी बातें ऐड करनी है ताकि एग्जामिनर को ऐसा ना लगे कि आपने टाइम पास किया। टाइम पास नहीं करना है हमको सिर्फ अपना क्वेश्चन लेंथ ही करना है, और याद होगा तो जल्दी जल्दी पूरा भी हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ क्या ऐड करना चाहिए, तो कुछ बातें हैं जो मैं आपको अब इसके बारे में एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूं। जैसे कि मैंने इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर बताया, लेकिन मैंने कहीं कहीं पर इसका प्रथम प्रहर भी लिखा देखा है। तो आप इस बात को भी ऐड करना कि इस राग का गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर माना गया है, लेकिन कुछ विद्वान इस राग को रात्रि के प्रथम प्रहर का राग भी मानते हैं। यहाँ पर रात्रि के दूसरे प्रहर की बात हो रही है और हम कह रहे हैं कि कुछ विद्वान रात्रि के प्रथम प्रहर का राग भी इसको मानते हैं। जैसे ऐसी बातों को आपको ऐड करना है। और इसके अलावा इस राग को बागेश्वरी के नाम से भी जानते हैं। इस राग को बागेश्वरी के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो इसमें थोड़ा सा अलग फ्लेवर डालता है। जैसे कि किसी राग को हम वर्जित कर दें तो उससे क्या बन जाएगा। अब जैसे इस राग में क्या है, अगर आप लिखिए या तो यदि लिख दीजिए या अगर लिख दीजिए, अगर इस राग के कोमल गंधार यानी कोमल ग को शुद्ध कर दिया जाए
तो यह राग रागेश्वरी, तो यह राग, आप नाम गौर से देख लें, क्योंकि नाम अगर आपने गलत पढ़ लिया तो कुछ का कुछ बन जाएगा। रागेश्वरी, रागेश्वरी बन जाएगा। तो आप ऐसी बातों को ऐड करके अपने इस राग के परिचय को विशेष रूप से दर्शा सकते हैं। अब बात आती है विशेषताएं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब तक आप राग के पॉइंट्स, पैराग्राफ, विशेषता, आरोह अवरोह पकड़ नहीं लिखेंगे तब तक आपका राग पूरा नहीं होता है। तो इस राग की एक खास विशेषता है, सबसे पहली विशेषता है, और उसमें लिखना पड़ता है कि यह ठुमरी का राग नहीं है। थोड़ा लंबा करने के लिए करना है तो इसमें लिख दो कि इसमें ठुमरियां नहीं गाई जाती। यह ठुमरी का राग नहीं है, इसमें ठुमरियां नहीं गाई जाती। बहुत से राग ठुमरी के नहीं है, लेकिन हमको थोड़ा डिफरेंट करना तो हमने इस राग में लिख दिया कि यह राग ठुमरी का राग नहीं है। अब ठुमरी के राग तो हैं पीलू, काफी, मिश्र, भैरवी, पहाड़ी, इस तरह के राग ठुमरी के राग है। ये राग तो ठुमरी का वैसे भी नहीं है, मालपुंज भी ठुमरी का राग नहीं है, लेकिन जो राग हैं उनका नाम अलग है। तो हम इस बात में एक नई विशेषता डाल रहे हैं कि यह ठुमरी का राग। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, सभी रागों में ये बात नहीं लिखना, क्योंकि ठुमरी मना नहीं करते किसी राग में गाने के लिए। बस एक स्पेशली ये राग ऐसा राग है जिसमें फिर भी शास्त्रों में मना किया गया है कि इस राग में ठुमरी नहीं गानी है। अब क्यों नहीं गानी है वो शास्त्री बताएंगे। अब पॉइंट नंबर 2 पर वही बात ऐड करते हैं जो हमने पिछले राग में पहले नंबर पे ऐड की थी। यह है गंभीर प्रकृति का राग है। कैसी प्रकृति का राग है? गंभीर प्रकृति का राग है। अब वही बात देखिए, इसमें अगर गंभीर प्रकृति है तो निश्चित रूप से बड़ा ख्याल छोटा ख्याल होगा। तो आपको लिखना है इसमें बड़ा ख्याल, कॉमा, छोटा ख्याल, गीत, गजल, भजन आदि भी लिख दीजिए। आदि गाए बजाए जाते हैं। इस राग में देखिए, फिर से सुनिए, यह गंभीर प्रकृति का राग है। इसमें बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, गीत, गजल, भजन आदि गाए बजाए जाते हैं। अब नंबर 3 पे हम लिखने जा रहे हैं, इस राग के संप्राकृतिक राग। अभी एक राग का नाम बताया था मैंने जिसमें एक स्वर चेंज करने के लिए दूसरा राग बन जाता है, तो उसका नाम है रागेश्वरी। इस राग के संप्राकृतिक राग, अगर कोई एक राग होता तो का लिखते हैं हम, इस राग का संप्राकृतिक, लेकिन इसके 2 हैं तो दोनों का नाम बता रहा हूं। इस राग के संप्राकृतिक राग रागेश्वरी और भीम पलासी हैं। इस राग के संप्राकृतिक राग रागेश्वरी और भीम पलासी हैं। नंबर 4 पर लिखिए आप, इस राग का
विस्तार, तीनों सप्तकों में समान रूप से किया जाता है। विस्तार माने आलाप तान जो किए जाते हैं वो तीनों सप्तकों में चलता है, कोई ऐसा नहीं कि मंत्र में चलना है या ताल में चलना है। और नंबर 5 में लिख लीजिए आप इस राग के अंदर, इसकी 5 विशेषता लिखनी है कि इस राग में सा ग म धा इन स्वरों पर न्यास किया जाता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वादी समाधि के अलावा 2 स्वर ऐसे जरूर होते हैं जिनको हेल्पिंग स्वरों के रूप में लिया जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर माँ और सा वादी समाधि थे, तो हमने सा के साथ गा को लिया और माँ के साथ धा को लिया हेल्पिंग स्वरों के रूप में। तो ये वो स्वर हैं जिन पे ठहराव किया जाता है राग में, इनके आधार पर ही राग का चलन तय होता है। तो इस प्रकार से आपकी विशेषताएं हैं। मैं एक फिर से दोहरा देता हूं। नंबर 1, ये ठुमरी का राग नहीं है, इसमें ठुमरियां नहीं गाई जाती। नंबर 2, ये गंभीर प्रकृति का राग है, इसमें बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, गीत, गजल, भजन आदि गाए बजाए जाते हैं। नंबर 3, इस राग के सम प्राकृतिक राग रागेश्वरी और भीमपलासी हैं। नंबर 4, इस राग का विस्तार तीनों सप्तकों में समान रूप से किया जाता है। नंबर 5, इस राग में, यहां पर मैं लगाना भूल गया मैं, इस राग में सा ग म ध इन स्वरों पर न्यास किया जाता है। न्यास यानी ठहराव, विश्राम, विश्रांति स्थल होता है, उसको बोलते हैं न्यास। न्यास में आधा नया होता है, ध्यान रखना हमेशा। अब बात करते हैं इसके आरोह, अवरोह और पकड़ की। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब तक आप आरोह, अवरोह, पकड़ तक पूरा नहीं लिख लेते हैं तब तक आपका राग परिचय पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो जब भी आपसे राग का परिचय पूछा जाए तो आप ये बातें जरूर लिखें और हेडिंग जरूर डालें कि इस राग के आरोह, अवरोह तथा पकड़ इस प्रकार है। आप विशेषताएं लिखने के बाद थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के आप ये चीज लिखें और ऐसे एरो का निशान लगा दें और 3 अलग अलग पॉइंट डाल लें, आरोह, अवरोह एंड पकड़। तो अब इस राग में देखिए रे और पा आरोह में वर्जित हैं। तो अब सीधा सा देखिए आप, सा ग म ध नी सा, तो रे पा वर्जित हो गया, रे और यहां पर पा नहीं है, सा के बाद रे नहीं है, मा के बाद पा नहीं है। जिन रागों में सा के बाद रे या गा में से कोई भी स्वर वर्जित होता है तो उस राग की शुरुआत मंद्र सप्तक के निषाद से की जाती है। अब इस राग में देखिए आप गा नी कोमल है, तो गा और नी को पहले कोमल कर दो और फिर मंद्र सप्तक का नी बना दो और ये लास्ट का जो सा है इसको तार सप्तक का बना दो। इस प्रकार से आपका आरोह पूरा हो गया। अवरोह में ये नहीं आएगा, उल्टा आएंगे जरूर और पूरे 7 स्वरों से आइए। कैसे? सा नी, धा पे आगे, लेकिन पा पे ना आकर हम क्या करेंगे, उल्टा पा लगाएंगे। उल्टा पा कैसे का, पहले मा पे जाएंगे, फिर पा लगाएंगे, फिर धा पर जवाब से जाएंगे। तो कैसे करेंगे, सा नी धा मा पा धा और गा, इसके बाद एक अवग्रह लगाएंगे, इस पे विश्राम करेंगे, गा एस और फिर रे और सा लिख देंगे। आप ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर कोमल लगाना है, यहाँ पर कोमल लगाना, इधर तार सप्तक का सा है, इधर मध्य सप्तक का सा है। तो अब देखिए आरोह अवरोह कैसे गाएंगे। आरोह अवरोह को देखिए आप, नि सा गा मा धा नी सा, फिर से एक बार सुन लीजिए, नि सा गा मा धा नी सा। अब अवरोह देखिए, सा नी धा मा पा धा गा रे सा। फिर से देखिए, सा नी धा मा
ग रे सा। आप इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं ग म ग रे सा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब देखिए इस राग की पकड़ देखते हैं हम। पकड़ को थोड़ा नीचे लिख लेंगे क्योंकि हमने वहां एक उदाहरण और दे दिया है, तो पकड़ यहां लिख रहे हैं। तो इसकी पकड़ थोड़ी बड़ी बना रखी है मैंने। इसी पकड़ को आप स्वर विस्तार में यूज कर सकते हैं। ध सा म, यहां पर दो मंद सप्तक के स्वर लिए हैं, तो क्या बोलेंगे ध सा म। और यहां पर भी एक ग्रुप है ध नि ध म, ये मध्य सप्तक का है। यहां पर मध्य सप्तक से स्टार्टिंग हुआ, मध्य सप्तक पे एंड हुआ, और यहां पर मध्य से स्टार्ट हुआ और मध्य पर ही एंड हुआ। अब कौन सा पार्ट लेंगे हम, ये वाला पार्ट लेंगे। म प ध ग, अब ये वाला पार्ट लेंगे म ग रे सा। इस प्रकार से आपकी पकड़ पूरी होती है। कैसे गाएंगे इसको, ध नि सा म, ध नि ध म प ध ग म ग रे सा। ध्यान रखना, पकड़ एक ऐसा स्वर समुदाय होता है जिससे राग की पहचान सुनकर बहुत आसानी से की जा सकती है। कैसे, जब कोई राग गाना शुरू करेगा तो पकड़ के अकॉर्डिंग वो रागों के स्वर समुदाय को गुनगुनाएगा। कैसे, ध रे सा म, ध नि ध म प ध ग म ग रे सा ध नि सा ग म। तो इस तरह से वो उच्चारण करेगा और फिर आसानी से सुनकर राग पहचाना जा सकता है। लेकिन अगर आपको पढ़ा हुआ पहचानना है तो आप इसमें ग्रुप ध्यान रखिए। सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है म प ध, ठीक है। धा नि सा म मालकों से भी हो सकता है, लेकिन उसमें कोमल धा लगेगा यहाँ पर, ठीक है। धा नि सा म कोमल हो सकता है, ये भी हो सकता है उसमें, लेकिन उसमें ध्यान रखना मालकों में दोनों धा कोमल मिलेंगे साइड में। मापा धा केवल बागेश्वरी के अंतर्गत ही आता है। ये ग्रुप समुदाय जो ये स्वर समुदाय केवल बागेश्वरी के अंतर्गत आता है, तो इस बात को ध्यान रखें। आज आपने पढ़ा राग बागेश्वरी का पूर्ण परिचय। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए राग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।